आवास पर जनता मिलन कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की। प्रदेश भर से आए समाज के सभी वर्गों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, किसानों से मुलाकात हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी, अधिकारियों को उनके त्वरित और प्रभावी निराकरण के निर्देश भी दिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से मुलाकात की। हर वर्ग का व्यक्ति उनसे मिलने आया और जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों की समस्याएं भी सुनी गई और उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। उत्तराखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कोविड काल के दौरान पेरोल पर रिहा किए गए 550 से ज्यादा कैदी पेरोल पूरी होने के बाद भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस के कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि दरअसल कोरोना काल के दौरान साल 2020-21 में उत्तराखंड की जेलों में बंद करीब 800 से ज़्यादा कैदियों को पेरोल पर रिहा किया गया था। वहीं पेरोल खत्म होने के बाद करीब 300 कैदियों ने तो खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन 500 से ज़्यादा कैदी आज भी पेरोल खत्म होने के बाद वापस जेल में नहीं लौटे हैं, जिनमें कई कैदी ऐसे हैं जो गंभीर अपराध की सजा जेलों में काट रहे थे, जिसके बाद फरार कैदियों की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। ये बात निश्चित तौर पे सही है और जो है इसके लिए जो है जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पेरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया। उत्तराखंड की जेलों से फरार कैदियों पर राजनीति अब गरमाई हुई है, लेकिन मामले में ज़्यादा तूल पकड़ा तब जब शुक्रवार को हरिद्वार की जेल से 2 कैदी फरार हो गए, जिसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दासोनी ने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए गरिमा दासोनी ने कहा कि कोविड के समय जेलों से कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था। राज्य की जेलों में से 581 कैदी वापस जेल नहीं गए और 2 कैदी कल हरिद्वार की जेल से फरार हो गए। कोरोना काल को बीते 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। हमारे बगल में बस में बैठा हुआ आदमी या दुकान में या रेस्टोरेंट में बैठा हुआ आदमी कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है, बलात्कारी है, हत्यारा है, डकैत है, चोर है, कुछ पता ही नहीं, विकृत मानसिकता का है, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो किसके भरोसे आखिर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने उत्तराखंड की जनता को छोड़ा हुआ है। और कल की घटना तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गई है कि 581 तो पहले आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, किसी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये कहां फरार चल रहे हैं, और अब इनामी राशि घोषित करने की बात की जा रही है इन कैदियों पर। और 2 कल हरिद्वार से भी फरार हो गए रामलीला के दौरान। तो ऐसे में ये एक झन्नाटेदार तमाचा और एक आईना है पूरी की पूरी सरकार और पूरे। उत्तरकाशी जनपद के सीमांत क्षेत्र मोरी ब्लॉक को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है, जहां पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी को क्रमोन्नत किया गया। अब 37 पदों के भरने का शासनादेश जारी किया गया है। जो वहीं इस फैसले से स्थानीय लोगों में खुशी दिखाई दे रही है, तो वहीं स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब मोरी जैसे दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होगी। जो आज परोला विधानसभा को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और खास करके जो मोरी विकासखंड है, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र था, यहाँ पे लोगों की वर्षों की मांग थी कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं जो सुदृढ़ हो। आज हमारी प्रदेश की यशस्वी सरकार ने जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, मोरी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो। रुद्रपुर में राम जी की शोभा यात्रा के साथ दशहरा के पावन पर्व की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा,
व्यापार मंडल महामंत्री मनोज छाबरा ने बताया कि राम जी हमारे लिए आदर्श हैं और उनकी कहानी हमें सच्चाई और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। तो वहीं राम जी की शोभा यात्रा रुद्रपुर मेन बाजार से शुरू होकर गांधी पार्क तक जाएगी। आपको बता दें कि इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करेंगे। नमस्कार, आज उसी स्थान पर पहुंचे हैं रुद्रपुर के गांधी पार्क में। यहाँ पे हर साल की बात इस वर्ष भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे दशहरा के इस पावन पर्व पर देख पा रहे हैं यहाँ पे रावण अभी दहन किया जाएगा रात को यहाँ पे। लेकिन इसको जब विशाल देख पा रहे किस तरह से यहाँ पे जितने रुद्रपुर में सबसे भव्य यहाँ पे रावण के यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया। यहाँ पे सहयोगी से बात करेंगे, पूरा वो दृश्य दिखाए किस तरह से यहाँ पे भव्य रावण के यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे कम से यहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पे एकत्र होते हैं। आज उसी स्थान पर पहुंचे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे। खबर दिनेशपुर से है, जहां दुर्गा माई की जय मां तुम्ही अबर एशो के गगनभेदी जयकारों के बीच दशमी पूजा के साथ शक्ति की देवी मां दुर्गा का दर्पण विसर्जन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने माता को सिंदूर चढ़ाकर एक दूसरे के ऊपर उसी सिंदूर से होली खेली। मुख्य पुरोहित ने मंदिर की सभी श्रद्धालुओं के साथ मंदिर की 7 बार परिक्रमा कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दशमी विहत पूजा संपन्न की। महिलाओं ने शंख और मंगल उल्लू ध्वनि के बीच सुख समृद्धि की कामना की। बांग्ला परिधानों में सज धजकर महिलाएं जमकर सिंदूर की होली खेलते नजर आईं। आज बुराई पे अच्छाई की जीत है और माँ जो है 5 दिनों से हमारे यहाँ आई है और दुर्गा पूजा हमारे यहाँ 60 से 65 साल से ये पूजा मनाई जाती है। हर साल इसी भांति जो है ये सिंदूर खेला भी होते हैं और पूजा भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आज का जो ये पर्व है ये बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है और इसी प्रकार हम ये मानते हैं कि माँ दुर्गा ने असुर का विनाश करके बुराई पर अच्छाई की जीत वो लाई थी और वो शक्ति का प्रतीक है। और इसी तरीके से हम गत 5 दिनों से हम माँ दुर्गा की पूजा और आराधना पूजन की परंपरा है। हरिद्वार में साधु संतों के अखाड़े में भी विधि विधान से शस्त्र पूजन किया जाता है। इसी क्रम में कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में नागा सन्यासियों ने परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन किया। अखाड़े में नागा सन्यासियों ने पारंपरिक भाले, सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश के साथ अन्य दूसरे तलवार, खंजर और आधुनिक हथियारों का भी पूजन किया। शस्त्र पूजा कर संतों ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए संकल्प लिया। संतों का कहना है कि जब भी सनातन धर्म पर खतरा हुआ है, नागा सन्यासियों ने शस्त्र उठाए हैं। आगे भी कभी सनातन पर आंच आएगी तो सन्यासी शस्त्र उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आदि जगतगुरु शंकराचार्य की नागा सन्यासियों की जो परंपरा है, भगवान श्री कपिल महामुनि जी इष्ट देवता श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ये शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। जो आज के वर्तमान समय में सांकेतिक रूप से राष्ट्र, धर्म, गौ ब्राह्मण आदि की कभी ऐसी परिस्थिति आती है तो सन्यासियों ने एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा की है। तो उसी का एक प्रतीकात्मक रूप आज जो है दशहरे के दिन विधिवत सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश 2 जो भाले होते हैं, 10 नाम नागा सन्यासियों के जो अखाड़ों की परंपरा है उसके अंतर्गत उसका वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा विधिवत पूजन होता है। गंगा स्नान के बाद पंचरत्न स्नान आदि करा करके और फिर जो भी नागा सन्यासी साधु रहते हैं। सितारगंज का सरकारी अस्पताल कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से उपजिला अस्पताल में शासकीय रूप से अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल में विभिन्न शारीरिक रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, नर्सिंग और अन्य कर्मियों समेत 65 पद सृजित किए गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों को लोकल स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 90 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड होने से अस्पताल में सुविधाएं बेहतर होगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अस्पताल की भव्य बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद अस्पताल के उच्चीकरण की घोषणा की थी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सितारगंज का चौतरफा विकास शुरू से ही मेरी प्राथमिकता रही है। हमने जो वादा किया उसे निभाया है। क्षेत्रवासियों को लोकलत स्तर पर बेहतर सेवाएं मिले, इसके लिए सीएचसी को उप जिला अस्पताल में अपग्रेड कराया है। पहले हमने स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान देते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, 6 करोड़ 50 लाख रुपए से सरकारी अस्पताल का कायाकल्प की गई थी। वहाँ पर उसको 100 बेडेड अस्पताल बनाने के लिए हमने कोशिश करी गई। मैं धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का, कि मेरे निवेदन पे
उन्होंने सितारगंज अस्पताल को एसडीएच घोषित किया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घोषित किया और कल हमारे सीएचसी को 65 नए पदों की स्वीकृति मिल चुकी है। मैं आपको पदों का विवरण के हिसाब से मैं बताऊं तो हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद एक यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, हमारे चिकित्सा अधीक्षक का एक पद यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, फिजिशियन का एक पद यहाँ पर स्वीकृत हुआ है, सर्जन का एक पद यहाँ पर स्वीकृत। कांग्रेस को हरियाणा में मिली हार पर अब ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को जाकर जम्मू कश्मीर में पूछना चाहिए कि क्या ईवीएम खराब है कि नहीं। कांग्रेस का हमेशा से यही स्थिति रही है कि जहां पर उनके अनुसार रिजल्ट आते हैं वहां पर सब ठीक रहता है और जहां पर नहीं आते वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। काश कांग्रेस कश्मीरी में बोल देती और उमर अब्दुल्ला से पूछती कि उमर अब्दुल्ला तब तक शपथ न लें जब तक ईवीएम की जो उनकी मन की शंका दूर न हो जाए। ये कहने की बातें हैं। हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, अभी बद्रीनाथ जीते, मंगलोर जीते ईवीएम ठीक है। तो ये भैया कांग्रेस जो है हार को पचाने की कुव्वत में नहीं है। जनता के बीच के अंदर जिस प्रकार की भ्रांतियाँ कांग्रेस पैदा करती हैं, अब जनता जागरूक हो चुकी है। जनता जानती है कि देश किस शासन में सुरक्षित है। मोदी जी के प्रति जनता का स्नेह ये पूरे देश के अंदर स्थापित है और मैं कह सकता हूँ कांग्रेस जितना जनता को गुमराह करने का प्रयास करेगी, मोदी जी के प्रति आग उगलने का काम करेगी, भारत के समाज को बांटने का काम करेगी, कांग्रेस इसी प्रकार हर जगह चारों बार। उत्तराखंड में अगला 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स की मेजबानी भी उत्तराखंड करेगा। दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से मुख्यमंत्री धामी ने भेंट की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी साझा की। वहीं राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी को करने जा रहा है और प्रदेश सरकार भी इन खेलों को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन खेलों को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि पूर्व में भी जब यहां पर खेल हुए थे तो उसे समय खिलाड़ियों को पूरी सुविधा नहीं मिली थी। ऐसे में सरकार को अपनी तरफ देखने की ज़रूरत है कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम इतना बड़े राष्ट्रीय खेलों को करवा सकें। देखिए, हमने देखा पिछले दिनों जो यहाँ खेल हुए, जो प्रतियोगिताएं हुई, उसमें किस तरह की मुश्किलों और दुश्वारियों से खिलाड़ियों को गुजरना पड़ा और सब समाचार पत्र पटे पड़े हुए थे इन बातों से कि कितनी वहाँ अव्यवस्थाओं का जोर है। न उनके सोने के लिए जगह थी, न उनके सामान रखने के लिए जगह थी, न उनके लिए पंखे कूलर का इंतज़ाम था, न उनके लिए टॉयलेट्स थे, न उनको पौष्टिक आहार। भारतीय किसान यूनियन ने रुड़की प्रशासनिक भवन में मासिक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। किसान यूनियन रोड के अध्यक्ष पदन सिंह रोड ने बताया कि डिजिटल मीटर और चकबंदी विभाग द्वारा किसानों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है और गन्ना बकाया के भुगतान को इकबालपुर मिल पर 17-18 का तकरीबन 100 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है।